नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की जिंदगी जो है वो विद्रोह से शुरू हुई और विद्रोह पर ही खत्म होती नजर आ रही है। नेपाल का वह नेता दोस्तों जिसने 14 साल जेल में बिताए, जिसने राजशाही को चुनौती दी, जिसने भारत को आंख दिखाने की हिम्मत की और जिसने चीन को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया, वही नेता आज नेपाल की सड़कों पर हुए जन विद्रोह में सत्ता से बाहर कर दिया गया है। उनकी कुर्सी छीन ली गई है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अभी इस वक्त वो कहाँ है किसी को पता नहीं। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ओली ने कुर्सी क्यों छोड़ी, क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सवाल ये बनता है दोस्तों कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है, ये सब क्यों हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी अभी लोगों में बना हुआ है कि ये जो केपी शर्मा ओली जो है कहाँ गए, लापता है, किसी को कुछ पता नहीं, क्या देश में ही कहीं छुपे हुए हैं या फिर देश से बाहर कहीं चले गए। दोस्तों, नेपाल इन दिनों धधक रहा है, जल रहा है, जल के राख हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, पीएम आवास, सिंह दरबार, सब जगह आग और गुस्से की लपटें ही दिखाई दे रही है। सेना कर्फ्यू लगाकर हालात को संभालने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन नहीं, स्टार्ट तो हुआ सोशल मीडिया बैन से ही, पर सिर्फ एक ये वजह नहीं है, इनके वजह कई हैं। दोस्तों, जेनजी यानी कि नेपाल की नई पीढ़ी जिसने टिकटॉक और फेसबुक से अपनी आवाज बुलंद की, वही सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर आई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला लगाने के बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा और ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, ओली की कहानी सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं है, उनकी राजनीति जो है एक पूरे रोमांचक उपन्यास की तरह है। दोस्तों, अगर उनकी जीडी पर ध्यान दें तो 2015 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। भारत की आलोचना की, नेपाल का नया नक्शा जारी किया जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पी धुरा शामिल करके भारत को सीधी चुनौती दे डाली। वहीं 2018 में जब वो दूसरी बार पीएम बने तो प्रचंड के साथ गठबंधन करके और तीसरी बार जब पीएम बने तो सत्ता बचाने के लिए प्रचंड को छोड़कर देवबा का साथ लिया। यानी कि राजनीति में कभी दुश्मन को दोस्त बना लिया और कभी दोस्त को दुश्मन के रास्ते में छोड़ दिया। दोस्तों, ओली का जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। 1966 में राजा के खिलाफ आंदोलन से राजनीति की उनकी शुरुआत हुई। 1971 में झापा विद्रोह का हिस्सा बने, जहां सीधे जमींदारों का सिर कलम कर विद्रोह की आग फैलाई गई। 1973 से 1987 तक लगातार 14 वर्षों तक वो जेल में रहे। सोचा, जिसने आधी जवानी सलाखों के पीछे गुजारी, वही शख्स बाद में नेपाल के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बन गए। ओली की राजनीति को समझना है दोस्तों तो चीन, भारत को भी समझना पड़ेगा। नेपाल हमेशा से इन दोनों के बीच एक रणनीतिक खेल का मैदान बना रहा। ओली खुले तौर पर चीनी समर्थक माने जाते हैं। भारत पर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि दूसरे कार्यकाल में उन्होंने भारत से आर्थिक साझेदारी की बातें भी करी थी। यानी ओली कभी चीन के गोद में बैठते थे तो कभी भारत से हाथ मिलाते। लेकिन इस उठापटक में नेपाल की अगर बात करें तो वो हमेशा अस्थिर ही बना रहा, कभी वहां पे स्थिरता नहीं आ पाया। दोस्तों, बड़ा सवाल ये बनता है कि ओली कहाँ है? क्या नेपाल एक और राजनीतिक संक्रमण के दौर में है, इस प्रकार से धधक रहा है, जल रहा है? 17 साल में अगर बात करें दोस्तों, जब वहां से राजतंत्र सत्ता समाप्त हुआ और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टार्ट हुआ, तो 17 साल के दौरान देखेंगे तो 14 सरकारें यहाँ पे आए और ये बार बार चेंज हुए। क्या यही नेपाल की नीति है, हमेशा अस्थिरता बने रहना? जेनजी ने ओली को हटाया, लेकिन क्या वे स्थिरता ला पाएंगे या फिर नेपाल एक बार फिर वही पुरानी कहानी को दोहराएगी? अस्थिरता, वही गठबंधन की राजनीति और वही विद्रोह की आग में फंस जाएगा। दोस्तों, केपी शर्मा ओली की कहानी हमें यही सिखाती है कि सत्ता हमेशा
अस्थायी नहीं होती। जिन्होंने राजशाही को हराया, जेल में 14 साल बिताए, यानी कि अपनी जवानी की आधा वहीं पे बिता दिए। जिन्होंने जनता में 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने का विश्वास जगाया, 3 बार प्रधानमंत्री बने, वही नेता आज सत्ता से बाहर है, जनता के गुस्सा को सामना करने को मजबूर हैं और लापता हैं। नेपाल एक ऐसा देश जिसने हिमालय जितना ऊंचा संघर्ष देखा है, लेकिन आज भी राजनीतिक अस्थिरता की तलाश में भटक ही रहा है। सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है दोस्तों, सवाल उस लोकतंत्र का है जहां जनता और युवाओं की आवाज अगर अनसुनी की जाती हो तो कुर्सियां बदलती ही रहेंगी, लेकिन हालात नहीं। क्योंकि जब तक जनता के हित में कार्य नहीं होंगे, जनता की आवाज नहीं सुने जाएंगे, जनता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, जनता के लिए कार्य नहीं किए जाएंगे, तो वहां पे स्थिरता आना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।